नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनव स्टोरीज में। दोस्तों, एक कहानी चल रही है मंगलसूत्र और इसके 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 7वां पार्ट है। 6वें पार्ट के लिंक एक प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, जिस प्ले लिंक का लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपने पार्ट नहीं पढ़े हैं और आप पूरी कहानी पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के उस पार्ट को पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। अरे, मैं उसे सिर्फ दूर से ही देख लूँगा। विशाल प्लीज़। ओके सर। आपकी बेटी किस हॉस्पिटल में एडमिट है? विशाल डीएसपी को लेकर निकल जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर रास्ते में काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। विशाल ड्राइवर से कहता है, देखो जाकर क्या हुआ है। ड्राइवर आकर बताता है कि सर, एक्सीडेंट हो रखा है, ये रास्ता बंद है, हमें दूसरे रास्ते से चलना होगा। ठीक है चलो, लेकिन थोड़ा संभल कर। थोड़ा आगे जाने पर अचानक से गाड़ी के पहिए सड़क पर रगड़कर बंद हो जाते। विशाल ड्राइवर से कहता है, संभल कर, धीरे से चलाओ। क्या कर रहे हो सर? पूरे रास्ते में किसी ने कीले बखेर रखी हैं। हमारा पहिया पंचर हो गया है। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। विशाल कहता है, ये पत्थर से कहाँ आ रहे हैं? विशाल गाड़ी से ऊपर इधर उधर देखता है, तभी डीएसपी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। विशाल और ड्राइवर दौड़कर गाड़ी के पास आते हैं। डीएसपी साहब, विशाल चिल्लाकर कहता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, जल्दी से ढूंढो सर को। सभी मिलकर चारों तरफ डीएसपी को ढूंढने लगते हैं, तभी लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। विशाल 2 सेकंड में आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई। डीएसपी के फिर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। विशाल उस दिशा में भागता है। घनी झाड़ियों के बीच अंदर जाकर देखता है तो एक पेड़ पर डीएसपी साहब लटके हुए थे। विशाल तुरंत उन्हें बचाने जाता है। सर, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। तभी एक खंजर आकर डीएसपी के पेट में लगता है। विशाल तुरंत उस समय उस तरफ भागता है जिस दिशा से खंजर आया था, पर वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। विशाल ड्राइवर के साथ मिलकर डीएसपी को नीचे उतारता है। जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। गाड़ी के चारों टायर पंचर हो चुके हैं, हम कैसे लेकर चलेंगे? और इस सुनसान में यहाँ जल्दी से कोई व्हीकल भी नहीं आता। विशाल डीएसपी को कंधे पर उठा लेता है और दौड़ना शुरू करता है। थोड़ी दूर चलने पर विशाल आता है और कहता है, सर जल्दी आइए, जल्दी। नरेश, सर को कुछ हो गया तो सारा ब्लेम हम पर आएगा। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर डीएसपी को चेक करते हैं। सॉरी, यह तो मर चुके हैं। विशाल अपने सर पर हाथ रखकर वहीं बैठ जाता है। अब मैं सीनियर्स को क्या जवाब दूंगा? सर, आगे क्या करना है? किस किस को जवाब देना पड़ेगा? यह सब क्या हो गया? विशाल घर लौट कर आता है तो बहुत परेशान था। राघव जी कहते हैं, बेटा क्या हुआ? जल्दी कहाँ भाग कर गया था? पापा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बात भी नौकरी पर आ गई है। सारी बातें सुनने के बाद राघव जी कहते हैं, बेटा यह तो बहुत समस्या हो गई। पापा, मुझे लगता है मुझे अपनी एंगेजमेंट टालनी होगी, लेकिन बेटा इसके बाद दूसरा कोई शुभ मुहूर्त भी तो नहीं है। बेटा, सगाई तो वैसे भी साधारण तरीके से ही हो रही है, लेकिन पापा इन हालातों में मैं कैसे सगाई कर सकता हूँ? मेरा दिमाग ठीक नहीं है। विशाल सुहानी को फ़ोन करता है। सॉरी सुहानी, हमें कल का प्रोग्राम कैंसिल करना होगा। तुम पागल हो गए हो क्या विशाल? किस ट्रिप की बात हो रही है क्या जो कैंसिल करना होगा? विशाल सुहानी को सारी बातें बताता है। सुहानी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ठीक है, तुम्हें जो समझ में आए करो, मैं हर तरीके से तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे ज़रूर समझोगी। सुहानी एक बार फिर उसी कमरे में पहुँच जाती है। अपनी माँ की तस्वीर के आगे आंखों में आंसू लेकर कहती है, कल मेरी सगाई नहीं होगी माँ। मैं भी कितनी पागल थी ना, सोच कैसे लिया कि इतनी जल्दी खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में आ सकती हैं। मेरे इतने करीब आकर खुशियाँ मुझसे फिर दूर चली गई। मैं कितनी खुश थी, क्यों मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? पता नहीं विशाल मुझसे सगाई करेगा भी या नहीं। अगर उसका मन बदल गया तो मैं क्या करूँगी? माँ, तुम कुछ क्यों नहीं करती? शांता जल्दी से किवाड़ बंद करके कहती है, बेटी मैंने तुम्हें कितना मना किया है कि तुम यहाँ मत आया करो। देखो, मैं बहुत परेशान हूँ, जाओ यहाँ से। नहीं बेबी, तुम कमरे से बाहर निकलो। अचानक से सुहानी के चेहरे के रंग बदलने शुरू हो जाते हैं। आंखें लाल होने लगती हैं, अपने हाथ को रगड़ने लगती है। उसकी आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है और वह चिल्ला करके कहती है, जाओ यहाँ से। शांता डर जाती है, फिर भी हिम्मत करके कहती है, नहीं बेबी, आप मेरे साथ चलो। मेरी बात नहीं मानी, तेरी इतनी हिम्मत? सुहानी शांता की गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। इस वक्त वह किसी खूंखार जानवर जैसी लग रही थी। उसकी आवाज़ बदली हुई थी। मैंने तुमसे कहा था मेरी बात को सुन लिया कर साली, और तू मुझ पर हुक्म चलाएगी? सुहानी शांता को उठाकर दूर फेंकती है। शांता का सर फट जाता है और उसके खून निकलने लगता है। शांता की आवाज़ सुनकर विक्रम जी नीचे उतर कर आते हैं और उसकी हालत देखकर सुहानी के पास जाकर कहते हैं, सुहानी ये क्या कर दिया तुमने? उसकी आवाज़ सुनकर सुहानी होश में आती है और दौड़कर शांता के पास जाती है। हमने क्या कर दिया?
शांता को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। विक्रम जी फिर उसी औरत की तस्वीर के सामने देखते हैं। देखा तुम्हारी बेटी ने क्या किया। आज शांता को मौत के मुंह में पहुंचा दिया और कहती है कि मैं सुधरने की कोशिश कर रही हूँ। उसका कंट्रोल ही नहीं रहता खुद पर। वह कभी नहीं सुधर सकती। वह चलती फिरती वह अनजानी मौत है जो कब किसके सिर पर आ जाए किसी को नहीं पता। सुहानी डॉक्टर से कहती है शांता कब होश में आएगी। देखो मैम, इनके सिर पर गहरी चोट आई है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि इनको कब होश आएगा। सुहानी सोचती है यह मैंने क्या कर दिया। मैं तो खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ऐसे ही रहा तो मैं फिर से वैसे ही बन जाऊंगी। लेकिन मैं क्या करूँ। यह सब विशाल की वजह से हुआ है। सारी आदमी एक जैसे होते हैं। इन्हें सिर्फ अपने से मतलब होता है। दूसरों की भावनाओं की इनकी ज़िंदगी में कोई कदर नहीं होती। और विशाल भी उन्हीं में से एक है। आज उसने भी सिर्फ अपने मतलब और अपने स्वार्थ के लिए मेरी खुशियों को किनारे कर दिया। किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी, किसी को भी नहीं। हर वह इंसान जो औरतों की भावनाओं को कदर नहीं करता, उसकी इज्जत नहीं करता, सबको सज़ा मिलेगी। विशाल ऑफिस में जाता है और उसके सामने सीनियर्स बैठे होते हैं। इंस्पेक्टर विशाल, किससे पूछकर आप डीएसपी नवीन को अपने साथ ले गए। सर, मैं उन्हें सिर्फ हॉस्पिटल तक लेकर गया था, उनकी बेटी से मिलवाने, जबकि आप जानते थे कि उनके ऊपर पहले से एक बार जानलेवा हमला हो चुका है। हॉस्पिटल यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। मैं पूरी मुस्तैदी के साथ जा रहा था, लेकिन फिर भी उनकी हत्या हो गई। शायद आपने या तो खुद को ज़्यादा होशियार समझ लिया है या फिर कातिल को बेवकूफ़। जो कातिल इतनी बड़ी हस्तियों को मार चुका है, आपने उसे कम कैसे समझ लिया। आपकी नाक के नीचे उसने विनय को मारा, नवीन पर जानलेवा हमला किया और आप कुछ नहीं कर पाए। अब हमारे पास उस कातिल तक पहुंचने की सिर्फ एक कड़ी है। यह है नवीन, जो कि हॉस्पिटल में अभी भी कोमा में पड़ा है। कब तक हो जाएगा पता नहीं। सॉरी सर, आपके सॉरी बोल देने से कुछ नहीं होगा। क्या वह सुधर जाएगा। पिछले 3 महीने से वह कितने तक निकल चुका है और आज तक आप उसकी सुई की नोक के बराबर भी पता नहीं लगा पाए हैं। सर, मेरी इन्वेस्टिगेशन चालू है और वह चालू ही रहेगी, क्योंकि आप कभी कातिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। डीएसपी नवीन के मामले में आपसे जो गलती हुई है, क्या आप उसे स्वीकार करते हैं। विशाल एक ही सांस लेता है और एक गहरी सांस लेता और आंखें बंद करके कहता है, सर, मैं स्वीकार करता हूँ कि और जिम्मेदारी लेता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। तो ठीक है, आपको इस केस से हटाया जा रहा है। अब यह केस सीबीआई हैंडल करेगी। प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए। मैं काफ़ी अंदर तक जा चुका हूँ। उस केस में अब कुछ नहीं हो सकता विशाल, क्योंकि यह होम मिनिस्टर साहब का ऑर्डर है। क्योंकि मरने वाली हस्तियाँ छोटी मोटी नहीं बल्कि इस शहर की नामचीन हस्तियाँ थी। अब तुम इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर होगा। तुम्हारे पास जितनी भी जानकारी है सारी सीबीआई को सौंप दो। यहाँ तुम्हारे और हमारे लिए यही तुम्हारे और हमारे लिए बेहतर होगा। विशाल ऑफिस से गुस्से में बाहर निकल कर जाता है। नरेश कहता है, सर फिक्र मत कीजिए, हम आपके अपने स्तर पर इस केस को चालू रखेंगे। जानकी जी मार्केट जा रही थी, तभी उसकी नज़र सुहानी पर पड़ती है। सुहानी गाड़ी में बैठने जा रही थी। जानकी जी जाकर कहती हैं, बेटा तू हॉस्पिटल में क्या कर रही है। जानकी जी हॉस्पिटल जाकर शांता को देखती है। सुन बेटा, तूने हमें क्यों नहीं बताया। अकेले ही परेशान हो रही हो। नहीं आंटी, एक्चुअली यह सब इतना जल्दी हुआ कि मुझे टेंशन में आपको बताना ध्यान ही नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। कब तक तू अकेले परेशान रहेगी। एक काम कर, मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, तू विशाल को फ़ोन करके बोल दे कि वह घर पर पिया और राघव जी को बता देंगे मैं यहाँ हॉस्पिटल में तेरे साथ हूँ। थैंक यू आंटी जी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। पर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। क्यों बेटा, क्या मैं पराई हूँ। नहीं आंटी जी, पर अभी विशाल को आप सबकी ज़्यादा ज़रूरत है। वह जिस सिचुएशन में फंसा हुआ है, आप सबका साथ उसे हिम्मत देगा। ठीक है बेटा, अभी तो मैं जाती हूँ, पर अगर कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद करना। बस एक कॉल कर देना, मैं यहाँ पर हाजिर मिलूँगी। आज विशाल बहुत गुस्से में था। राघव जी उसे देखकर कुछ कहना चाहते हैं, पर उसका चेहरा देखकर चुप हो जाते हैं। आज तक मैंने विशाल को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। क्या बात हुई होगी। तभी जानकी जी जाकर कहती है, पता है आपको, सुहानी की वह नौकरानी शांता, बहुत उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, हॉस्पिटल में है। आपको क्या हुआ। आपके चेहरे पर क्यों 12 बज गई। बहुत गुस्से में। इतने सालों में मैंने इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। तो फिर आपने उससे कुछ पूछा क्यों नहीं। रुकिए, मैं पूछती हूँ। तभी कमरे से जाते हैं और बाहर आकर की तरफ जाने लगते हैं। राघव जी कहते हैं, बेटा क्या बात है। विशाल उनकी बात का जवाब दिए बिना वहां से चला जाता है। विशाल बहुत गुस्से से गाड़ी में चला जाता है। उसके दिमाग में ऑफिस में जो बातें हुई थी वही गूंज रही थी। कुछ सोचकर उसने सुहानी का नंबर लगाया, लेकिन सुहानी फ़ोन नहीं उठाती। सड़क के किनारे गाड़ी रोककर विशाल गाड़ी से बाहर आता है। एक लंबी सांस लेकर आंखें बंद करके खड़ा होकर कुछ सोचने लगता है। तभी वहां पर नरेश आता है।
और कहता है, सर आपने मुझे इस वक्त क्यों बुलाया? नरेश, कल मैं यह फाइल सीबीआई को देने जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मैंने इससे अपना हाथ खींच लिया है। भले ही मैं सबके सामने कुछ ना करूँ, पर पीठ पीछे मैं इस केस की बराबरी काम करता रहूँगा। तुम इसमें मेरा साथ दोगे? सर यह भी कोई पूछने की बात है? आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो फिर ठीक है, मीडिया में फैला दो कि विनय को होश आ गया। सर लेकिन बिना सीनियर्स की परमिशन के मुझे पता है कि सच्चाई क्या है। उस हॉस्पिटल में मेरा एक दोस्त है, वह सब कुछ संभाल लेगा। ओके सर। अब कातिल जी जहाँ कहीं भी हो, ज़्यादा दिन मेरे हाथ से बच नहीं सकता। विशाल हॉस्पिटल पहुंचता है और विनय के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। सर आपको पूरा भरोसा है कि वह आएगा? बिल्कुल आएगा। और याद है नरेश, जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे पास आखिरी मौका है। सुहानी घर आती है और सामने विक्रम जी को देखकर ऊपर जाने लगती है। रुको, शांता का क्या हाल है? बेहोश है। बच जाएगी या तुम्हारी इस बीमारी की भेंट चढ़ जाएगी? आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। जो कुछ भी हो रहा है इसमें सिर्फ मेरा अकेले का दोष नहीं है, आपका भी दोष है। मेरा दोस्त? वह कैसे? डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मेरी बीमारी का एक ही इलाज है, प्यार। अगर मुझे कोई प्यार से डील करेगा तो मेरे दिमाग में वह सारी बातें नहीं आएंगी, और जब वह बातें नहीं आएंगी तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, और जब मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो मेरे सर पर वह पागलपन सवार नहीं होगा, और जब पागलपन सवार नहीं होगा तो मैं किसी के साथ उल्टी सीधी हरकत भी नहीं करूँगी। लेकिन नहीं मिस्टर विक्रम चोपड़ा, आपको तो खुद से ही फुर्सत नहीं है। मैं तो आपके लिए कभी कोई मायने ही नहीं रखती। प्यार से बात करना तो छोड़िए, आप तो इतने सालों में मुश्किल से उंगलियों पर गिने चुने दिन मुझसे बात करते हैं। ज़्यादा बकवास मत करो। बकवास ही तो करती हूँ मैं, क्योंकि पागल हूँ मैं। हो तुम पागल ही हो, क्योंकि मुझे यह पागलपन विरासत में मिला है, मेरी माँ की कोख से मिला है। तो जब मेरी माँ का पागलपन को संभाल सकते, बर्दाश्त कर सकते थे, तो मुझे क्यों नहीं कर सकते? क्या मेरा जीवन सिर्फ तुम माँ बेटी के पागलपन को बर्दाश्त करने के लिए ही बना है? बैकआउट पर जाते हैं इन रिश्तों से, किसने कहा था इसमें आगे बढ़ने के लिए? मेरी माँ आई थी आपके पास क्योंकि उस वक्त मैं प्यार में पागल हो गया था। मुझे तुम्हारी माँ के सिवा कोई नहीं दिखाई देता था। अभी आपको मेरी माँ के सिवाय कोई दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि उनकी बेटी भी नहीं। मैं शांता का हाल पूछने आया था। जा सकती हो तुम? जा रही हूँ, लेकिन याद रखिएगा, अगर मुझे फ्यूचर में कुछ भी हुआ तो आप मेरी चिता पर हाथ भी मत लगाइएगा। रात होने को आई, अभी तक कोई आया नहीं। अभी बाकी रात बाकी है नरेश। विशाल, नरेश और उसके भरोसे के आदमी पूरा जाल बिछाकर हॉस्पिटल में बैठे थे। रात 1:30 किसी की आहट आती है। विशाल चुपचाप विनय के बेड के नीचे छुप जाता है। कोई बेड के पास आता है, तभी अचानक लाइट जल जाती है। विशाल हाथ में बंदूक लेकर कहता है, अपने हाथ ऊपर करो, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। तुम्हें पुलिस ने घेर लिया है, तुम सब मारे जाओगे। दूर बैठा एक शख्स ये सारा प्रोग्राम टीवी पर देख रहा था। वेलन इंस्पेक्टर विशाल, मानना पड़ेगा आपका दिमाग। तुम्हारे पास क्या रास्ता था मुझे पकड़ने के लिए, लेकिन अफसोस मैं तुमसे 100 कदम आगे हूँ। विशाल उस शख्स से कहता है, अपना चेहरा दिखाओ। वह अपने चेहरे पर नकाब लगाकर खड़ा था। विशाल नरेश को इशारा करता है। नरेश धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी विशाल की को बीप की आवाज़ सुनाई देती है। विशाल कहता है, ये आवाज़ कैसी है? ये तुम सबके मौत की आवाज़ है इंस्पेक्टर। और वह शख्स जोर से हंसता है और अपना जैकेट खोलता है जिसके अंदर बम लगे हुए थे। विशाल, नरेश सभी चौंक जाते हैं और कहते हैं, दिमाग खराब है तुम्हारा? पूरा हॉस्पिटल ख़त्म हो जाएगा इससे। अगर इसे मारने के लिए मुझे पूरा हॉस्पिटल ख़त्म करना पड़े तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। देखो, तुम निर्दोषों की जान नहीं ले सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वह शख्स जाने लगता है और कहता है, मेरे पीछे आना, अपनी मौत को दावत देना होगा। अगर नहीं चाहते तो हो कि निर्दोष मारे जाएं, तो मुझे यह हॉस्पिटल से बाहर जाने दो इस विनय के साथ। मरता क्या न करता। विशाल को हाँ बोलनी पड़ी। विनय को व्हीलचेयर पर बैठाकर वह शख्स वहाँ से ले जाने लगता है। विशाल सिर पटकता रहता है। नरेश कहता है, सर हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे अगर विनय मर गया तो, क्योंकि यह सब हमने अपनी रिस्क पर किया है। विशाल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। इतने साल के कैरियर में पहली बार उसने मात खाई थी। आगे कुआ पीछे खाई, हाय कैसी मुसीबत आई। मत पूछो भाई, अब विशाल कैसे लड़ेगा आगे की लड़ाई। विशाल, नरेश सब बाहर भागते हैं। वह शख्स विनय को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से जाता है। विशाल गाड़ी से उसका पीछा करता है। वहीं टीवी पर सब कुछ देख रहा इंसान मुस्कुराकर कहता है, हवाओं के पीछे भागा नहीं जाता इंस्पेक्टर विशाल। ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। और अपने हाथ में पकड़ा एक रिमोट बटन दबा देता है
और देखते ही देखते उस शख्स की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। विशाल और नरेश दोनों सदमे में चले जाते हैं। उनकी आंखों के सामने धुआं ही धुआं था, वह भी बिल्कुल काला, जिसने न सिर्फ उनकी आंखों को बल्कि उनके भविष्य को भी काले अंधेरे में भर दिया था। विशाल घुटनों के बल जमीन पर बैठकर नरेश से कहता है, सब बर्बाद हो गया। हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया। सर, यह सब तो बहुत ज़्यादा दिमाग वाला निकला। यह ऐसा कुछ करेगा हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। और यह शख्स विक्रम, या मतलब विक्रम तो मर गया और फिर विनय भी कुछ नहीं कहते। हम आगे पीछे सब कुछ ब्लैक है। वह विक्रम था या नहीं हम नहीं जानते। नरेश विशाल से कहता है, सर हमें जल्दी से जल्दी कुछ सोचना होगा, वरना हमारे कैरियर पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इस केस से जुड़ा हर शख्स खत्म हो चुका है। अब ऐसी कौन सी कड़ी बची है जिसके जरिए हम अपने बचने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। नरेश, अब हमारे सामने सवाल आएगा कि अगर विनय होश में आया था तो सीनियर्स को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। हम फंस चुके हैं नरेश, और मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने साथ साथ तुम्हें भी इस केस में खींच लिया। पर तुम फिक्र मत करो, मैं सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लूँगा। सर, क्या कुछ नहीं हो सकता? शायद नहीं। वही एक शख्स खुशी से झूम रहा था। सबको उसके लिए उसके किए की सज़ा मिलेगी। किसी को अब फ़ोन माफ़ नहीं होगा। अब सिर्फ और सिर्फ इंसाफ होगा। सुहानी शांता के पास आती है, जिसे होश आ चुका था। उसका हाथ पकड़कर कहती है, हमें माफ़ कर दो शांता, हमारे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। बेबी, हमें आपके लिए बहुत डर लग रहा है। आप सोच समझ कर शादी करिएगा। तो फिक्र मत कर शांता, अभी हमारी शादी नहीं हो रही है। तुम आराम करो, हम तुमसे बाद में मिलने आते हैं। इंस्पेक्टर विशाल, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है? सर, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक आखिरी कोशिश कर रहा था, और अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आपकी वही आखिरी कोशिश आखिरी ही रह गई। तो अब आप हम सब का फैसला सुन लीजिए। आपको 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। अब आप जाइए और आराम करिए। थक गए होंगे इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर करके, और यह फाइल हमें दे दीजिए। विशाल खून का घुट पीकर रह जाता है और ऑफिस से बाहर आता है। अपने इतने साल के करियर में कभी भी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ। वादा करता हूँ खुद से, जब तक इस केस की तह तक जाकर कातिल को सज़ा नहीं दिला देता, तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। राघव जी कहते हैं, तू बेटा पागल हो गया है। अरे, जब केस सीबीआई को सौंपा जा चुका है तो तू क्यों केस के पीछे दीवाना हुआ जा रहा है? सगाई कैंसिल करवा दी, सुहाने से कोई बात भी नहीं की। अरे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे इस केस के चक्कर में तेरी ज़िंदगी की वाट लग जाए। पापा, सुहानी समझदार है, वह समझती है, पर मेरे पास 3 महीने का वक्त है। मुझे कैसे भी करके विक्रम को ढूंढना है और इस केस की तह तक जाना है। सुहानी अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रही थी, तभी उसे नीचे से विशाल की आवाज़ आती है। सुहानी नीचे आती है। विशाल उससे कहता है, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही? तुम शायद भूल रहे हो कि अगर तुम बिजी हो तो बिजी मैं भी हूँ। मेरे पास बात करने का भी कुछ भी वक्त नहीं है। सुहानी, ये किस तरीके की बातें कर रही हो? अभी यहाँ पर खड़े होकर मुझसे बात कर रहे हो, तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं हो रहा? जाओ, जाकर अपने केस की इन्वेस्टिगेशन करो। इतनी देर में तुम्हें कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। तुमने अपने इस केस की वजह से हमारी इंगेजमेंट भी टाल दी, इसलिए मैं तुमसे अब इस बारे में कोई बात नहीं करूँगी। जो तुम्हारे दिल में आए तुम करो। सुहानी, तुम नाराज़ हो मैं मानता हूँ, पर तुम मेरी सिचुएशन समझने की भी तो कोशिश करो। कोशिश करो तुम को विशाल समझने की, कि जब मैंने उससे बोला कि हाँ मेरी एंगेजमेंट है, सबने सवाल किया किससे? मैंने तुम्हारी तारीफ़ों के पुल बांध दिए। तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता था, पर अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए तुमने बिना परवाह किए कि मेरा बुरा लगेगा, मुझे बुरा लगेगा या नहीं, फैसला कर लिया। स्वानी, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत बुरा लगा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता विशाल, क्योंकि अब मैंने अपना फ़ैसला बदल लिया है। आज तुमने अपने काम की वजह से हमारी एंगेजमेंट तोड़ दी। सुहानी, मैंने एंगेजमेंट तोड़ी नहीं है, सिर्फ डेट आगे बढ़ाई है। पर मैं तोड़ती हूँ तुम्हारे साथ अपना हर रिश्ता। शायद मैं पागल हो गई थी, जो तुम जैसे इंसान के लिए दिल लगाकर गलती बैठी थी। तुम जैसे मिडिल क्लास लोग, उनका वर्क सबसे ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि इस तरह की सिचुएशन मेरी लाइफ में दोबारा आए। इसलिए अपनी यह रिंग लीजिए जो आपने मुझे दी थी। आज से ना मैं तुम्हें जानती हूँ न तुम मुझे जानते हो। सुहानी, ये क्या मजाक है? जरा सी बात के लिए तुम हमारा रिश्ता तोड़ दे दोगी? तुम्हारे लिए ज़रा सी बात होगी, पर मेरे लिए नहीं। और बहुत अच्छा होगा कि मुझे वक्त रहते सच्चाई का पता चल गया, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती। अभी यहाँ पर खड़े मत रहो, निकलो यहाँ से। मुझे मेरे घर में अजनबी पसंद नहीं। सुहानी, मेरी बात, अपने पैरों से जाओगे या फिर गार्ड को बोलकर उठाकर बाहर करवा दो? मुझे लगता है सुहानी तुम जल्दबाजी में गलत फैसला कर रही हो।
जल्दबाजी में मैंने गलत फैसला किया था तुमसे शादी करने का, जो अब मैं सुधार रही हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा इस शादी में क्यों नहीं आना चाहते थे? क्योंकि ये जानते थे कि उनकी बेटी कैसी है। तुम्हारे लिए हर चीज़ सिर्फ एक खिलौना है। जब तक तुम्हें पसंद आया खेला, तब नहीं पसंद आया तो उठाकर फेंक दिया, दूसरा ले लिया। लेकिन मैं कोई खिलौना नहीं, याद रखना। विशाल तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। विशाल वहाँ से निकलकर सीधा समुद्र के किनारे जाता है और वहाँ पर ज़ोरों से चिल्लाकर कहता है, क्यों सुहानी, इस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और तुमने ही मुझे धोखा दे दिया। मैं ही पागल था जो तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे छुपे हुए उस चेहरे को नहीं पहचान पाया। मैंने ही गलती की, बड़े बड़े सपने देख लिए। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे असलियत से वाकिफ़ करवा दिया। विशाल रात होने तक वहीं बैठा रहता है। तभी वहाँ पर किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती है। विशाल जाकर देखता है कि दूर पत्थर पर बैठकर एक लड़की रो रही है। विशाल उसके पास जाकर कहता है, आप इतनी रात में अकेले यहाँ क्या कर रही हो? लड़की कोई जवाब नहीं देती। विशाल कहता है, मैं जा रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा रहा था। अकेले आप प्रॉब्लम में आ जाएंगी। प्रॉब्लम में तो हम आ गए हैं। जिसके साथ शादी करने के लिए भागे थे उसने हमें धोखा दे दिया। अगर हम घर जाएंगे तो हमारे घर वाले हमें जान से मार देंगे। हम जाएं तो कहाँ जाएं, समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, ये मेरी आईडी है। अगर आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं तो आप रात भर मेरे घर रुक सकती हैं। विशाल उस लड़की को अपने घर लेकर आता है। अब जानकी जी को सारी बातें बताता है। जानकी जी गुस्से में कहती हैं, पूरी दुनिया की सेवा करने का ठेका ले लिया है क्या? इस लड़के ने यहाँ तक यह नहीं देखा कि खुद के साथ कितना गलत हो गया है। क्यों चिल्ला रही हो जानकी जी? क्या पता कब किसका आशीर्वाद हमारे बच्चे को लग जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। विशाल अपने कमरे में जाता है, सुहानी की तस्वीर देखते देखते सो जाता है। सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं, विशाल खुद से कहता है, मेरा सिर्फ एक मकसद है, विक्रम को पकड़ना। मैं कहीं से भी सबूत इकट्ठा कर लूँगा, पर विक्रम तुझ तक जरूर पहुँच जाऊँगा। उसकी नज़र सुहानी के तस्वीर पर पड़ती है। तुम विशाल की ज़िंदगी का वह सच हो जो हकीकत बनने से रह गया, लेकिन एक ना एक दिन मुकम्मल ज़रूर होगा। वक्त का इंतज़ार करो, जान तुम्हारी मुलाकात हमसे ही होगी। विशाल को तैयार देख राघव जी कहते हैं, बेटा इतनी सुबह कहाँ चल दिए? पापा मैं तलाश पर निकल रहा हूँ। अब मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि अब मैं फ्री होकर इन्वेस्टिगेशन कर पाऊँगा। बेटा बस यही चाहता हूँ कि तू जल्द से जल्द सफल हो जा और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। विशाल निकल पड़ता है विक्रम की खोज में। तो दोस्तों आगे जानते हैं क्या विशाल विक्रम को ढूंढ पाएगा या नहीं। क्या विशाल और सुहानी की सगाई दोबारा से हो पाएगी या नहीं? तो चलिए कमेंट करके बताइए कहानी आपको कैसे लगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।